हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा परीक्षा की तैयारी आप लोग जोर शोर से कर रहे होंगे। शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर तैयारी करें और आपकी उत्साह दिन दुगुनी रात चौगुनी बनी रहे, बरकरार रहे। और आपके उत्साह में सहयोग करने के लिए मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूं। इसी कड़ी में आज मैं उपस्थित हुआ हूं मॉक टेस्ट 18 को लेकर के, 18वें मॉक टेस्ट को लेकर के। जितने भी प्रश्नों को शाही पाठशाला के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, यह कलेक्शन जो प्रश्नों का आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कलेक्शन किया जाता है ताकि आप लोगों की परीक्षा में एक अहम भूमिका शाही पाठशाला के भी हो। वैसे छात्र जो नियमित रूप से शाही पाठशाला का वीडियो देखा करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो पाठक शाही पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पहला विकल्प है राजा नरसिम्हदेव, बी है महेंद्र प्रथम, सी है वीर सिंह देव और डी है देवराय। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, राजा नरसिम्हदेव। हाल ही में कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर के लिए विकास योजना की घोषणा की गई है। 209 करोड़ रुपए की अधिक के बजट के साथ इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर के आसपास भौतिक बुनियादी ढांचे को बदलना और पर्यटकों को समृद्ध वातावरण का अनुभव कराना है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की उपलब्धि के उच्चतम बिंदु को चिन्हित करता है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क के इसी सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, कोणार्क के इसी सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 4 विकल्प है आपके पास। पहला है हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो आपको 4 में से बताना है कि कहां से प्राप्त हुई है कांस्य नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 में मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति का इस्तेमाल शुभंकर के रूप में किया गया था। इस शुभंकर को बनाने हेतु भौगोलिक संकेतक द्वारा संरक्षित चन्नापाटन खिलौना के पारंपरिक शिल्प का उपयोग किया गया था। इस मूर्ति पर काफ़ी विवाद हुआ था। इसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी, बहुत सारे लोगों ने इसको सराहना किया था और इस विवाद के कारण यह मूर्ति जो था शुभंकर के रूप में काफ़ी चर्चा में रहा था। इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल कर लिया है। इस मूर्ति की खोज वर्ष 1926 में पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके, नाम फिर से सुन लीजिए, अर्नेस्ट मैके पुरातत्वविद थे अर्नेस्ट मैके, उन्होंने ही मोहनजोदड़ो में की थी। इसलिए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो, जो कि ये मूर्ति जो है कि कांसे की मूर्ति थी। ठीक है, कांसे के द्वारा निर्मित थी। तो याद रखिएगा कि कांस्य मूर्ति नर्तकी की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 240 और अनुच्छेद 249। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यानी कि संसद यदि चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में बरौनी थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना की गई थी? आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। विकल्प ए पहली, विकल्प बी दूसरी, विकल्प सी तीसरी और विकल्प डी
चौथी, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना की गई थी? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना की गई थी और 1962 में यह बनकर कंप्लीट चालू होकर के तैयार हो गया। ठीक ना, 1962 में इसका इनॉग्रेशन हो गया, उद्घाटन हो गया, यह चलने लगा, यहाँ से पावर जो है सप्लाई होने लगा। तो याद रखिएगा 1962 में यह चालू हो गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको निर्माण किया गया है। बरौनी थर्मल पावर संयंत्र जो है इसको रूस के सहयोग से बनाया गया है, एक बात यह भी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। धीमन और बिठपाल, दो भाई थे, धीमन और बिठपाल नामक कलाकारों का संबंध जो है किस कला से है? तो आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प है, ए है गंधार कला, बी है पाल कला, सी है मौर्य कला और डी है पटनाकलम चित्रकला शैली है। इस सारा तो आपको बताना है कि धीमन और बिठपाल नामक कलाकारों का संबंध जो है कि किस कला से है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पाल कला। पाल काल में धीमन और बिठपाल जो है दो प्रसिद्ध कलाकार थे जिनको पाल कला की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रेशम उद्योग के लिए प्रचलित है या प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है। 4 विकल्प है, ए दीघा पटना, बी नाथनगर भागलपुर, सी फुलवारी शरीफ पटना, डी डालमिया नगर रोहतास। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका नाथनगर भागलपुर, विकल्प बी सही है। तो नाथनगर भागलपुर जो है रेशम उद्योग के लिए प्रचलित स्थल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ए है दोहरी नागरिकता, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और डी है संविधान की सर्वोच्चता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए दोहरी नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में एक हरी नागरिकता चलती है, सिर्फ देश का नागरिकता होता है, राज्य का कोई नागरिकता नहीं होता है। जबकि अमेरिका जैसे बड़े देशों में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता है, राज्य अलग नागरिकता प्रदान करता है और देश अलग नागरिकता प्रदान करता है। और बाकी सब जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, जैसे शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची पर अलग शक्ति है और केंद्र सूची के लिए अलग शक्ति है। दोनों को अलग अलग अपने अपने स्तर पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। दूसरी बात है कि न्यायिक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, यानी कि न्यायिक व्यवस्था पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय जो होता है कि अपने आप में सर्वोच्च है। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और चौथा है आपका संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में कानून के लिए सब कुछ सबसे सर्वोच्च कौन है? तो संविधान ही है। ठीक है, ये सब भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। यहाँ एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो अमेरिका में। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट 48 पर। वैभाषिक निम्नलिखित में से किस एक उपभाग है? एक का उपभाग है। तो 4 विकल्प है आपके, आपको बताना है कि इस 4 में से किस एक का उपभाग है वैभाषिक। ए है जैन धर्म का, बी है वाजिविक संप्रदाय का और सी है बौद्ध धर्म का और डी है वैष्णव धर्म का। आपको बताना है कि इस चारों में से किस एक का उपभाग है वैभाषिक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बौद्ध धर्म का जो है उपभाग है वैभाषिक। सर्वास्तिवाद को वैभाषिक भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की एक शाखा है। क्या है? सर्वास्तिवाद को वैभाषिक भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की एक शाखा है। तो याद रखिएगा वैभाषिक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म का एक उपभाग है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कांच प्रदर्शी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी होता है, क्योंकि ए चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, बी प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है, सी
चूरे में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कांच का चूरा का मतलब हुआ कांच जब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, डस्ट बन जाता है एक प्रकार से समझिए, उसको कांच का चूरा कहा जाता है। तो कांच का चूरा अपारदर्शी होता है। कांच का यदि डस्ट बना दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस पार से उस पार आपको डस्ट से नहीं दिखेगा। तो आपको बताना है क्यों नहीं दिखेगा। तो विकल्प यहाँ पर ए सही है, क्योंकि चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या होता है कि प्रकीर्णन हो जाता है। छोटे छोटे अलग अलग, बहुत छोटा छोटा भी कांच है तो एक एक कांच अलग अलग काम करता है, तो उसमें प्रकाश का विखराव हो जाता है। ठीक है, तो चूड़े पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए कांच का चूरा अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। हाइड्रोजन गैस जलती है ए, पीली लौ के साथ, बी, नीली लौ से, सी, हरी लौ से और डी, नीली लाल लौ से। तो हाइड्रोजन गैस जलती है किस प्रकार की लौ से, तो हाइड्रोजन गैस जलती है नीली लौ से। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। हाइड्रोजन गैस कैसी लौ से जलती है, तो नीली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सी संस्था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, किसका नाम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने कौन सी संस्था को स्थापित किया था। ए है बॉम्बे एसोसिएशन, बी है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सी है इंडियन एसोसिएशन, डी है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। अब आपसे पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो उत्तर हो गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कौन से संस्था की स्थापना की है, तो इंडियन एसोसिएशन की। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 हमारा कहता है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियां शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी, जो नीचे चार कथन दिए हुए, चार में से कौन सी नीतियां जो है शामिल है, किसमें, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो आपको बताना है, चारों कथन देख लेते हैं कि कौन कौन सी नीतियां हैं। ए है, पहला नीति है सार्वजनिक व्यय, दूसरा है आपका कारारोपण, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और चौथा है हीनार्थ प्रबंधन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नीतियां जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प कहता है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प कहता है केवल 1 और 3, तीसरा विकल्प कहता है केवल 1, 2 और 3 और चौथा विकल्प कहता है चारों, यानी 1, 2, 3, 4 सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प 4, यानी चारों जो है भारत सरकार के राजकोषीय नीति के अंतर्गत नीतियाँ शामिल है। चारों नीति, सार्वजनिक व्यय भी, कारारोपण भी, सार्वजनिक ऋण भी और हीनार्थ प्रबंधन भी भारत सरकार के राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कहता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। विकल्प ए है कॉर्पस कोलोसम से, विकल्प बी है कार्पस यूटेरी से, विकल्प सी है कॉर्पस ल्यूटियम से, विकल्प डी है कॉर्पस एब्लिकेनस से। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह कहाँ से स्रावित होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, कार्पस ल्यूटियम से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की तरह यह काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में किसे शामिल किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में किसे शामिल किया गया था, आपको बताना है। चार विकल्प है आपके पास, ए चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी भोजताल झील और डी है रेणुका झील। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए चिल्का झील। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है और इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है,
यह एक लैगून झील का भी उदाहरण है। ठीक है, चिल्का झील क्या है? एक लैगून झील का उदाहरण है। इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले 4 ऑप्शन सुन लेते हैं। ए शुक्री नदी, बी जवाई नदी, सी बनास नदी और डी खारी नदी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी बनास नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कहता है कि खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? खीर भवानी मेला किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी जम्मू एंड कश्मीर। तो खीर भवानी मेला जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। हाल ही में कश्मीरी पंडित को जम्मू से घाटी में लगने जा रहे खीर भवानी मेला में शामिल होने के लिए जो है कि रवाना किया गया है। खीर भवानी मेला का इतिहास सदियों पुराना है, जो लोगों की दिव्य मां रागन्या देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि खीर भवानी मेला का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी बिहार और विकल्प डी असम। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल के द्वारा की गई है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। अकबरनामा के कितने हिस्से? 3 भाग। इस पुस्तक के किस भाग से हमें अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है? प्रथम भाग से, द्वितीय भाग से, तृतीय भाग से या इनमें किसी भी भाग से नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी तृतीय भाग से। किससे? तृतीय भाग से। इस पुस्तक के तृतीय भाग से हमें अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो तृतीय भाग जो है ये इस पुस्तक का जो तृतीय भाग है, इस तृतीय भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी। तो अबुल फजल की रचना अकबरनामा जो है यह 3 भागों में है और 3 भागों में तीसरा भाग जो है अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी देता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली ए गगन, बी नाविक, सी निशार और डी भुवन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नाविक। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हाल के ही दिनों में क्या है कि क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक का जो है कि सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो यह करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक का जो है हाल ही में सफल प्रक्षेपण भारत के इसरो ने किया है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर और आज का यह अंतिम प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सेंडाई फ्रेमवर्क, दोनों ही प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली भी, इसका उत्तर है नाविक, और सेंडाई फ्रेमवर्क भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए ओजोन संरक्षण से, विकल्प बी आपदा जोखिम से, विकल्प सी जलवायु परिवर्तन से, विकल्प डी हरित गैस उत्सर्जन से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी आपदा जोखिम से। विकल्प बी आपदा जोखिम से, यहाँ ये हो गया आपका सही जवाब। हाल ही में खबरों में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध जो है आपदा जोखिम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।